नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट 2 में। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चा नया है चैनल पर और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो चैनल के साथ जुड़ सकता है। हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहते हैं, NCERT, हिंदी साहित्य वगैरह, ठीक है। और ये जो क्लास है आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे EMRS के एग्ज़ाम हो, CTET हो, HPSC एग्ज़ाम हो और चंडीगढ़ PRT एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि सभी में कॉमन पार्ट में 10 नंबर की हिंदी व्याकरण आएगी। इसके अलावा जो TST PST हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला से नीचे दिए गए वर्णों में से कौन से अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है चैश है। जो चै, शै, जय, झय होते हैं, चै, छय, जय, झय, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कह सकते हैं, ताड़नजात कह सकते हैं, या आप द्विगुणित व्यंजन इनको बोल सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में हमारे अनुनासिक व्यंजन है, वर्ण है, ठीक है। उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है इसमें अगर हम बात करें य, र, ल, व, वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। लेकिन य और व को अर्ध स्वर भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में सहघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला के बारे में आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसमें सहघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं, अघोष कौन सी हैं, महाप्राण कौन सी ध्वनियाँ हैं, अलप प्राण कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 31। 31 कैसे हुई? जो हमारी वर्णमाला है उसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको पता है कि 25 होती है। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, सहघोष होते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व और है, ये भी क्या होते हैं, सहघोष होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? ये 20 हो गए ना। इसके अलावा 11 हमारे स्वर हो गए, तो ये टोटल 31 हो गए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम अब हमने सहघोष देख ली, सहघोष ध्वनियाँ होती हैं 31, ठीक है। अगर अघोष पूछ लिया जाए आपसे, अघोष की संख्या 13 होती है। अघोष ध्वनियाँ पूछ ली जाए तो 13 होती हैं। महाप्राण ध्वनियाँ पूछ ली जाएँ तो 14 होती हैं। और इसके अलावा आपसे अल्प प्राण ध्वनियाँ पूछ ली जाएँ तो 30 होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न आता है रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि रचना की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो आपने यहाँ पर रूढ़ शब्द का चयन करना है, ठीक है। रूढ़ शब्द का आपने चयन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा पेड़, ठीक है। तो पेड़ यहाँ पर एक रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, तुम बहुत अच्छा गाते हो में कौन सा सर्वनाम है? तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, फिर आ जाता है अन्य पुरुष। तो आपको पता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो बात कह रहा है वो उत्तम पुरुष होता है, जिसके साथ बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष होता है, जिसके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष होता है। तो यहाँ पर तुम बहुत अच्छा गाते हो किसी अपने सामने वाले को कहा जा रहा है उत्तम पुरुष के द्वारा, मध्यम पुरुष को कहा जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 5वां प्रश्न हमारा है राम तो हरिश्चंद्र हैं में कौन सी संज्ञा है? तो आपने संज्ञा का यहाँ पर चयन करना है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है। समूहवाचक तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। राम तो हरिश्चंद्र है, जहाँ पर भी गुणों की बात हो, गुणों मतलब कि हरिश्चंद्र क्यों जाने जाते हैं? सत्य बोलने के लिए। तो राम को हरिश्चंद्र जैसा बताया गया उनकी गुणों में समानता के कारण। तो यहाँ पर किसी गुणों की बात आ जाए, अच्छे मतलब सत्य बोलने वाले लोगों की जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, ऐसे गुणों वाली जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक न होके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर बात सिर्फ और सिर्फ हरिश्चंद्र जी की हो
तो हरिश्चंद्र जी हमेशा सत्य बोलते थे, ऐसा कोई वाक्य हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वह लड़का पढ़ रहा है में कौन सा विशेषण है? वह लड़का पढ़ रहा में विशेषण का आपने चयन करना है। गुणवाची है, गुणवाची नहीं है, सार्वनामिक है, प्रविशेषण है या फिर प्रमाणवाची विशेषण है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संज्ञा से पूर्व आके उसी अर्थ में यहाँ पर प्रयोग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे लड़का संज्ञा है तो वह शब्द लड़के के लिए ही प्रयोग हुआ है तो उसी अर्थ में यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है मातृत्व, यहाँ पर माँ आएगा। ठीक है, तो माता से बना है। शिशुता, शिशु से बना। बचपन, बच्चा से बना। ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हो गई। छोटपन, छोटा से बना है छोटपन, तो छोटा क्या है, विशेषण है। विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, वात्सल्य, वत्स की कौन सी संज्ञा है? तो साफ स्पष्ट है, वात्सल्य में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। वात्सल्य में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अधि प्लस आय अध्याय, तो ये संधि विच्छेद भी आपने ध्यान में रखना है। अधि प्लस आय अध्याय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नमस्ते का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, आपने इसको लगा के देखना है, नम ते, नम ते, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान से करने हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद, मनोरथ का संधि विच्छेद पता नहीं कितने सारे एग्जाम में जो पूछा गया है, तो अच्छे से आपने क्या इसका आंसर कर लेना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अनपढ़ में कौन सा समास है? तो अनपढ़ में कौन सा समास हो जाएगा, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ता नहीं है, तो यहाँ पर नन्न तत्पुरुष का ये उदाहरण है। ऐसे यहाँ पर मनाही वाली सी बात आ जाए ना, वहाँ पर नन्न तत्पुरुष हो जाता है। ठीक है, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन्वेषण में अनु है, अन्वय में भी अनु है, अन्वेक्षण में भी अनु है, अनुर्वर में नहीं है, क्योंकि ये अन उर्वर से बना है, अन उर्वर, इसमें अन उपसर्ग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द लिए मैंने जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। तिरस्कार में तिरस, सैप को हलंत भी लगा होना चाहिए, उपसर्ग आता है। हमारा 15वां प्रश्न है, कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हिंदी में अगर प्रत्ययों की संख्या पूछ ली जाए तो 28 होते हैं, 28 होती है, और हिंदी के प्रत्ययों के भेद पूछ ली जाए तो 2 होते हैं। कौन कौन से? कृत और तदित। ठीक है, तो अगर कृत प्रत्यय के भेद पूछ ली जाए तो 5, कृत प्रत्यय के भेद 5, हिंदी के प्रत्यय के भेद 2, कृत और तदित। ठीक है, और हिंदी के प्रत्ययों की संख्या 28। शिक्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय तो बहुत आसान है पहचान करनी। आप शब्द का उच्चारण कीजिए और जो चीज़ पीछे छूट जाए वही प्रत्यय होती है। जैसे शिक्षित, इत छूटा है तो यहाँ पर क्या हो गया, इत प्रत्यय हो गया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द नहीं है, मतलब चारों शब्दों में 3 देशज हैं और 1 नहीं है, उसी की आपको पहचान करनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर खिड़की देशी शब्द है, पाग देशी शब्द है, और इसके अलावा रिंगड़ा भी देशी शब्द है। ठीक है, लेकिन बूट यहाँ पर देशी शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बूट। सरप का पर्यायवाची है, सरप का पर्यायवाची क्या है? पन्नग।
सर्प का पर्यायवाची होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जातरूप सरस्वती का पर्यायवाची होता है। केशी और शार्दुल सिंह शेर के पर्यायवाची होते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? शब्द है खाना, टहलना, सीखना, तोड़ना। ठीक है, तो अगर हम खाना की बात करें तो कुछ ना कुछ तो खाता ही अगला। ठीक है, टहलना, टहलना क्या टहलेगा, सींकेगा क्या सींकेगा, तो यहाँ पर कर्म है ही नहीं है ना कोई। तोड़ना, कुछ तो तोड़ रहा है, तो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दूसरा तीसरा शब्द यहाँ पर ए भी मेरे से लिखा नहीं गया, या मतलब स्किप हो गया आप कह सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है और आपने देख लेना है। जो बीच वाले टहलना और सीखना मतलब बी और सी बनते हैं, तो यही हमारा आंसर है यहाँ पर। प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण, प्रेरणा देके कोई काम करवाना। गोविंद ने राम को जगवाया, प्रेरणा दी जा रही है। रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, यहाँ भी प्रेरणा हो रही है, प्रेरणा देके मजदूर से पेड़ कटवाए जा रहे हैं। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, ठीक है, तो यहाँ भी प्रेरणा है। वह खाना खाकर सो गया, तो यहाँ कोई प्रेरणा नहीं है, यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है, पहले खाना खाया और फिर सो गया। तो ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न। अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।